कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। इंटरनेट बंद हो चुका है, फोन लाइनें कट चुकी हैं, मोबाइल नेटवर्क ठप है, सड़कों पर हजारों फौजियों की टुकड़ियां खड़ी हैं, हर चौक पर बंदूकें हैं, हर मोड़ पर बैरिकेड है, हर चेहरे पर बेचैनी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, कश्मीर के सबसे बड़े नेता अपने ही घरों में बंद है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सरकारी ऐलान नहीं, कोई खुली चेतावनी नहीं, सिर्फ एक गहरी भारी दबाव भरी खामोशी। वो खामोशी जो अक्सर तूफान से पहले उतरती है। अगले 24 घंटों में जो होने वाला था उसने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 70 साल पुरानी पूरी राजनीतिक बहस को एक झटके में बदल देना था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन की कहानी नहीं है, ये एक ऑपरेशन की कहानी है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कानून था, खुफिया रणनीति थी, सियासी टाइमिंग थी और महीनों नहीं बल्कि सालों की प्लानिंग छिपी थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो 72 घंटे, वो रातें, वो मीटिंग्स, वो चेहरे और वो एक फैसला जिसे दशकों तक इम्पॉसिबल कहा गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1949 भारत नया नया आजाद हुआ है। पार्टीशन का जख्म अभी ताजा है, सरहदें खिंच चुकी हैं, लेकिन सवाल अभी भी बचे हुए हैं। और उन सबसे बड़े सवालों में से एक था कश्मीर, एक ऐसी जमीन जिस पर दो मुल्क अपना हक जता रहे थे। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। हालात नाजुक थे, दबाव बहुत था और इसी बीच एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई। जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा तो होगा, लेकिन एक खास दर्जे के साथ। यहीं से जन्म हुआ आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 एक ऐसा प्रावधान जिसने जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से अलग पहचान दी। उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, उसका अपना झंडा हो सकता था, उसके अपने कानून हो सकते थे। भारत का हर कानून वहाँ सीधे लागू नहीं होता था। कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ आसानी से जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई बाहरी जाकर वहाँ स्थायी रूप से बस नहीं सकता था। साल दर साल, दशक दर दशक यही व्यवस्था चलती रही। लेकिन इस व्यवस्था के साथ एक और चीज भी चलती रही, तनाव, अशांति, आतंकवाद, सीमा पार से दखल, राजनीतिक अस्थिरता। हजारों जवान शहीद हुए, असंख्य परिवार टूटे, आम लोग पिसते रहे, हमले होते रहे, कर्फ्यू लगता रहा। और दिल्ली में बैठी हर सरकार लगभग एक ही बात कहती रही, आर्टिकल 370 हटाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, कानूनी रूप से जोखिम भरा है, राजनीतिक रूप से विस्फोटक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील है। लेकिन दिल्ली की सत्ता के भीतर एक ऐसा आदमी भी था जो इन बातों को सुनता जरूर था मगर जवाब नहीं देता था। वो बोलता कम था, सोचता ज्यादा था। और जब सबको लगता था कि मामला ठंडा पड़ गया है, तब शायद वो अंदर ही अंदर पूरी बिसात बिछा रहा था। उसका नाम था अजीत डोभाल। 2014 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में एक ऐसा नाम और मजबूत होकर उभरता है जिसे आम जनता भले कम जानती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उसका वजन बहुत बड़ा था। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक ऐसा आदमी जिसकी छवि कैमरों से दूर रहने वाले लेकिन पर्दे के पीछे कठिन फैसले तैयार करने वाले रणनीतिकार की रही। कहा जाता है उन्होंने अपने करियर में कई बेहद संवेदनशील मिशंस पर काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद उनका नाम और भी ज्यादा चर्चा में आया और अब उनके सामने एक और बड़ा सवाल था, क्या वो चीज जिसे 70 साल तक कोई सरकार हाथ नहीं लगा सकी अब बदली जा सकती है। 2019 की शुरुआत होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, बीजेपी भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लौटती है, नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं और यहीं से दिल्ली की सत्ता के भीतर एक बेहद महत्वपूर्ण फेज शुरू होता है। बताया जाता है कि ऊपर ऊपर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर कई स्तरों पर तेजी से तैयारी चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल था, अगर आर्टिकल 370 हटाना है तो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा का मामला नहीं था, ये संविधान का मामला था, कानून का मामला था, संसदीय प्रक्रिया का मामला था और सबसे बढ़कर टाइमिंग का मामला था। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना था कि आर्टिकल 370 को हटाना सीधा और आसान है। कई लोग कहते थे कि ये लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका संबंध जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जोड़ा जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दशकों पहले खत्म हो चुकी है, यानी रास्ता बंद होता है। लेकिन राजनीति और कानून की दुनिया में कई बार सीधे दरवाजे नहीं खुलते तो लोग भीतर छिपी खिड़कियां ढूंढते हैं। यही सरकार ने एक लीगल रूट तैयार किया, एक ऐसा रास्ता जो बहस से परे नहीं लेकिन पूरी तरह अचानक भी नहीं। तर्क ये बनाया गया कि जब राज्य में निर्वाचित सरकार नहीं है और प्रेसिडेंट्स रूल लागू है तो संसद राज्य की विधानसभा की भूमिका निभा सकती है और अगर विधानसभा की भूमिका संसद निभा सकती है तो आगे का संवैधानिक रास्ता वहीं से निकाला जा सकता है। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेस मूव था जिसे समझने में कई लोगों को समय लगा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब तक लोगों को पूरा खेल समझ आता, बिसात बदल चुकी थी। लेकिन कानून सिर्फ आधा युद्ध था, बाकी आधा युद्ध जमीन पर लड़ा जाना था। क्योंकि दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी कर देना आसान था, लेकिन कश्मीर की जमीन पर उस फैसले के बाद क्या होगा, यही असली डर था। क्या विरोध भड़केगा? क्या बड़े स्तर पर हिंसा होगी? क्या सेपरेटिस्ट नेटवर्क सक्रिय हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल करेगा? क्या आतंकी संगठन स्थिति को और भड़का देंगे? इन सारे सवालों का जवाब फैसला होने से पहले चाहिए था और यहीं से ऑपरेशन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा शुरू हुआ। जुलाई 2019 कश्मीर में अचानक अतिरिक्त सैन्य हलचल दिखने लगती है। पहले हजारों अतिरिक्त जवान भेजे जाते हैं, फिर और जवान, फिर और डिप्लॉयमेंट।
मीडिया सवाल पूछता है, आखिर हो क्या रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों? आधिकारिक जवाब आता है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, रूटीन डिप्लॉयमेंट। लेकिन अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी चालें रूटीन कहकर ही छिपाई जाती है। जमीन पर मैपिंग शुरू, कहाँ टेंशन बढ़ सकती है, कौन से इलाके सबसे सेंसिटिव, किस नेता का असर किन इलाकों में, किस नेटवर्क को पहले न्यूट्रलाइज करना है, कहाँ कम्युनिकेशन बंद करना पड़ेगा, कहाँ फोर्स पहले तैनात करना है। एक एक बिंदु सिर्फ सोचा नहीं गया, बल्कि पहले से कैलकुलेट किया गया। अब अगला कदम था आवाजों को रोकना, अनाउंसमेंट से पहले। 4 अगस्त 2019, दिन भर कश्मीर में बेचैनी बढ़ती जाती है। लोगों को महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमरनाथ यात्रा रोक दी जाती है। पर्यटकों और छात्रों को इलाका छोड़ने की सलाह दी जाती है। ये असामान्य था, बहुत असामान्य। फिर आते हैं वो घंटे जो पूरी कहानी के सबसे निर्णायक घंटे बन जाते हैं। शाम ढलती है, रात बढ़ती है और कश्मीर के बड़े राजनीतिक चेहरे अचानक सीमित कर दिए जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दूसरे कई बड़े नाम। कुछ को संदेश मिलता है कि घर से बाहर न निकले, कुछ की मूवमेंट सीमित कर दी जाती है, कुछ प्रैक्टिकली अपने ही घरों में कन्फाइंड हो जाते हैं। तकनीकी भाषा कुछ भी हो, सियासी असर एक ही था। कल सुबह कोई खुली राजनीतिक मोबिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब बारी थी कम्युनिकेशन की। रात गहराती है और फिर इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क बंद, लैंडलाइन बंद। एक पूरा इलाका डिजिटल दुनिया से काट दिया जाता है। कश्मीर जो दशकों से तनाव का केंद्र रहा, अचानक सूचना के स्तर पर लगभग साइलेंस जोन बन जाता है। और इसी साइलेंस के बीच दिल्ली में एक और तैयारी चल रही थी। संविधान की भाषा, संसद की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की मंजूरी और वो शब्द जो अगली सुबह इतिहास बन जाने वाले थे। 5 अगस्त 2019 सुबह। संसद का वातावरण असामान्य है। सदन चलता हुआ दिखता है, लेकिन हवा में कुछ अलग सा तनाव है। बहुत से विपक्षी नेताओं को अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। कई लोगों को अंदाजा है कि कुछ बड़ा आने वाला है, लेकिन कितना बड़ा शायद ये किसी को नहीं पता। फिर अमित शाह खड़े होते हैं, हाथ में दस्तावेज है। आवाज सामान्य लगती है, लेकिन शब्द असामान्य है। वो सदन के सामने वो प्रस्ताव रखते हैं जिसकी कल्पना दशकों तक राजनीतिक बहसों में तो हुई, लेकिन जिसे अमल में लाना लगभग असंभव माना गया। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरा सदन जम जाता है, फिर अचानक शो रुकता है। विरोध, नारे, आरोप, ये असंवैधानिक है, ये संघवाद पर हमला है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब साफ था, प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, राष्ट्रपति आदेश जारी हो चुका है, संसदीय रास्ता अपनाया जा चुका है और सबसे अहम, फैसला अब सिर्फ बहस नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका था। 70 साल पुराना ढांचा कुछ मिनटों में बदल गया और उसी के साथ एक और बड़ा कदम उठा, राज्य का पुनर्गठन। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नए प्रशासनिक ढांचे में रखे गए। ये सिर्फ आर्टिकल 370 की कहानी नहीं रही, ये भारतीय संघीय ढांचे के भीतर एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग मूवमेंट बन गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, बाहर क्या हो रहा है? कश्मीर में लोगों तक खबर धीरे धीरे पहुंच रही है। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं, कोई खुला इंटरनेट रिएक्शन नहीं। लोग एक दूसरे से सुन रहे थे, पुस्तकों से, स्थानीय सूचनाओं से, सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखकर, सन्नाटे से। घरों में टीवी हो तो टीवी से, वरना अफवाहों से। सड़कों पर हर जगह बंदोबस्त था, हर संवेदनशील इलाका पहले से घेरा था। और यही वो पॉइंट था जहां उस पूरी प्लानिंग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या बड़े पैमाने पर विस्फोट होगा? क्या घाटी जल उठेगी? क्या हालात काबू से बाहर चले जाएंगे? जो आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही थी, कम से कम शुरुआती घंटों में वो वैसी नहीं हुई जैसा बहुत से लोग डर रहे थे। तनाव था, बेचैनी थी, गुस्सा था, अनिश्चितता थी। लेकिन जिस तरह का तुरंत व्यापक अनियंत्रित विस्फोट कई लोग इमेजिन कर रहे थे, उसे रोकने के लिए जो घेरा बनाया गया था वो काम करता हुआ दिखा। अब नजरें सीमा के उस पार थी। पाकिस्तान में तेज प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी, बयान आने लगे, बैठकें शुरू हो गई, टेलीविजन पर कड़ा विरोध दिखाई देने लगा। इस कदम को इलीगल कहा गया, इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाने की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाया गया, चीन की प्रतिक्रिया भी देखी गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती, वो इस बात से भी चलती है कि ग्राउंड पर कौन सा देश कितनी तैयारी के साथ आया। भारत का कदम सिर्फ अचानक नहीं था, वो लीगली ड्राफ्टेड, प्रोसीजरली स्ट्रक्चर्ड और पॉलिटिकली टाइम्ड। यही वजह थी कि ग्लोबल रिएक्शन तो हुआ, लेकिन कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बना जो इस फैसले को रोक पाए। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जिसे सबसे कम समझा जाता है। 5 अगस्त 2019 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक एंड पॉइंट था, एक लंबे प्रोसेस का एंड पॉइंट। ऐसा नहीं था कि ये सब एक हफ्ते में तय हुआ, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ चुनाव जीतते ही अगले दिन फैसला कर लिया गया। कई विश्लेषकों और रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी ग्राउंड वर्क काफी पहले से बननी शुरू हो चुकी थी। लीगल ऑप्शंस पर काम,
पॉलिटिकल सिनारियोज का एनालिसिस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तैयारी, सेंसिटिव एक्टर्स की प्रोफाइलिंग, इंटरनेशनल रिस्पांस की रीडिंग, कम्युनिकेशन लॉकडाउन की फीजिबिलिटी, सब कुछ एक बड़े ऑपरेशन की तरह, जो दिखता कम था चलता ज्यादा था। और शायद यही इसकी असली ताकत थी, साइलेंस, सीक्रेटरी, सरप्राइज। इसी बीच उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयान बाद में बार बार चर्चा में आए। कश्मीर के कई बड़े राजनीतिक चेहरों को उस रात तक पूरी स्पष्टता नहीं थी कि अगली सुबह इतिहास किस दिशा में मुड़ने वाला है। उनके लिए भी ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल एरा का अंत था। अगले कई महीनों तक डिटेंशंस, रिस्ट्रिक्शंस और शटडाउन्स कश्मीर की जिंदगी का हिस्सा बने रहे। इंटरनेट शटडाउन लंबा चला, इतना लंबा कि दुनिया भर में इस पर बहस हुई। राइट्स ग्रुप्स ने सवाल उठाए, सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन दी गई, आजादी, व्यवस्था, संविधान, मानवाधिकार, संघवाद, हर तरफ से बहस शुरू हो गई। और सच यही है, 5 अगस्त 2019 का फैसला सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं था, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इवेंट भी था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट, एक पॉलिटिकल इवेंट और एक साइकोलॉजिकल इवेंट, जो कि 70 साल तक जिस चीज को अनटचेबल माना गया वो अचानक अनटचेबल नहीं रही। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लंबी बहसें हुई, संविधान की व्याख्या हुई, इतिहास का हवाला दिया गया, राजनीतिक मंशा पर सवाल उठे, कानूनी रास्ते पर तर्क दिए गए और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैध माना। इससे उस पूरी कार्रवाई को एक और संस्थागत मजबूती मिली। लेकिन इस कहानी को सिर्फ जीत या हार की भाषा में समझना बहुत आसान कर देना, क्योंकि असली सवाल अब भी कई है। क्या इससे कश्मीर की सारी समस्याएं खत्म हो गई? क्या इससे हर बहस बंद हो गई? क्या इससे ग्राउंड रियलिटीज तुरंत बदल गई? नहीं। लेकिन क्या ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी दिन असर नहीं दिखाते, उनकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। 5 अगस्त 2019 ऐसा ही एक दिन था। एक आर्टिकल जो कभी टेम्पररी अरेंजमेंट बन गया, एक दिन देश की सबसे बड़ी संसद में नई व्याख्या के साथ खड़ा किया गया और फिर प्रभावी रूप से हटा दिया गया। 70 साल की बहस, चारों तरफ अनसर्टेनिटी, कानूनी उलझन, राजनीतिक दर, अंतर्राष्ट्रीय नजरें, और फिर भी फैसला हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ नियत से नहीं होते, उनके लिए टाइमिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए और सबसे बढ़कर एग्जीक्यूशन चाहिए। और इस पूरी कहानी में अगर एक चीज सबसे ज्यादा दिखती है तो वो है साइलेंस। क्योंकि कुछ कई सालों पहले से कई स्तरों की तैयारी और फिर चुपचाप लगातार कुछ दस्तावेज, यही वो क्षण थे जहाँ इंटेलिजेंस आप इस फैसले से सहमत थे या असहमत, एक ही से सही माने या गलत। और शायद यही वजह है कि 4 अगस्त 2000 पॉसिबल कहा गया था। आज भी भारत वो ऐसे नहीं हुआ कि बस सुरक्षा इतिहास की सबसे